पढ़ के पता चलता है कि हीटर की रॉड कैसे गर्म होती है, केमिस्ट्री पढ़ के पता चलता है कि पटाखे कैसे फूटते हैं, वही बायोलॉजी पढ़ के पता चलता है कि प्लांट्स खाना कैसे बनाते हैं, लेकिन हम सोशल साइंस क्यों पढ़ते हैं? यही सारी चीजें समझाने के लिए मैं सिद्धार्थ शर्मा क्लास 9 की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर 1 लेकर आ गया हूं, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस के इस वन शॉट में आप सबका स्वागत है। ये इस एक वन शॉट के अंदर हम पूरी न्यू एनसीईआरटी को कवर करेंगे, साथ ही साथ आपकी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि भाई सोशल साइंस का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल साइंस। डेफिनेशन ये कहती है कि सोशल साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। हमारी सोसाइटी को जब हम समझने जाते हैं कि कैसे सोसाइटी बनी, कैसे सोसाइटी काम करती है, कैसे सोसाइटी आगे बढ़ रही है, जब हम ये सारी चीजों को पढ़ते हैं तो वो सोशल साइंस कहलाता है। सोशल साइंस हमें ये सारी चीजें समझाता है, जैसे सबसे पहले कि चीजें क्यों होती है। आप सारे बच्चों ने बैटल ऑफ पानीपत के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है इतिहास में टोटल 3 बैटल ऑफ पानीपत लड़े जा चुके हैं। पहला बैटल पानीपत में लड़ा गया था 1526 में, जब मुगल्स भारत में इंडिया आए थे दिल्ली सल्तनत को हराने, और इस तरीके से मुगल एम्पायर भारत में स्टैब्लिश हुआ था। दूसरा बैटल ऑफ पानीपत 1556 में लड़ा गया था, वहीं तीसरा बैटल ऑफ पानीपत 1761 में लड़ा गया था। लेकिन सवाल यह उठता है कि सारे के सारे बैटल्स पानीपत में ही क्यों लड़े जाते थे? इसका जवाब आपको सोशल साइंस देता है, क्योंकि जितने भी अटैकर्स आया करते थे वो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट से आते थे, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान वाले इलाके से आया करते थे। अगर इनको भारत पे कब्जा करना है तो इनको दिल्ली सल्तनत पे हराने जाना होगा, और दिल्ली से पहले पड़ता था दोस्तों पानीपत, इसीलिए सारे बैटल पानीपत में लड़े जाते थे। पानीपत कोई पहाड़ नहीं है, कोई प्लेट्यू नहीं है, कोई वैली नहीं है। पानीपत एक प्लेन इलाका है, एक ऐसा मैदानी इलाका जहां लाखों की सेना, हाथी घोड़ा सब आ सकता था, इसलिए सारे बैटल पानीपत में लड़े जाते थे। पानीपत के किनारे यमुना नदी निकलती थी, और ये यमुना नदी से लाखों सोल्जर्स की प्यास बुझती थी, इसीलिए पानीपत पे सारे बैटल्स लड़े जाते हैं। इसके अलावा सोशल साइंस आपको यह बताता है कि गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है। हम सबको पता है कि भारत देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे नॉर्थ इंडिया का हो, चाहे साउथ इंडिया का हो। हम जिसको वोट देते हैं, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, वो इलेक्शन जीतता है, और जीतने के बाद वो अपनी सरकार बनाता है। लेकिन जब उनकी सरकार बन जाती है तो फिर वो सरकार किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से वो लॉज लेकर आती है, क्या रोल लोकसभा का होता है, क्या राज्यसभा का होता है, यह आपको सोशल साइंस सिखाता है। सोशल साइंस सिखाता है हमें किस तरीके से इकोनॉमी फंक्शन करती है, क्या रोल होता है मनी का, कैसे बैंक काम करता है, क्या होता है इन्फ्लेशन, क्या होता है डिफ्लेशन। ये सारी की सारी चीजें आपको सोशल साइंस सिखाता है। यही नहीं, अब सोशल साइंस की बात करें तो धरती पर मौजूद सारे डिफरेंट लैंडफॉर्म्स, किस तरीके से पहाड़ बने, किस तरीके से नदियां बनी, किस तरीके से प्लेन बने, किस तरीके से वैली बनी, ये सारी चीजों के जवाब आपको सोशल साइंस देता है। अगर आप अपनी एवरीडे लाइफ की बात करें तो आपको सुबह से लेकर रात तक आपको हर जगह अपनी सोशल साइंस देखने को मिलेगी। जस्ट इमेजिन आप सुबह सो के उठे और आप अपनी ब्रेकफास्ट टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं, आपके सामने ब्रेकफास्ट में सीरियल्स आए, लेकिन ये सीरियल कैसे उगाए गए होंगे, किस तरीके की सॉइल लगी होगी, किस तरीके का क्लाइमेट लगा होगा, उगाने के बाद किस तरीके से ट्रांसपोर्ट किया गया होगा, कितने में बिका होगा, ये सारी चीजों का जवाब आपको सोशल साइंस देता है। जस्ट इमेजिन कि आप ब्रेकफास्ट करके बाहर एक वॉक पे निकले, और जैसे आप वॉक पे गए तो आपने देखा अलग अलग लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। कोई सड़क की सफाई कर रहा है, तो कोई आपके सिक्योरिटी में लगा हुआ है, तो कहीं लोग एक जगह जाके अपने पैसे विड्रॉ कर रहे हैं। तो कैसे डिसाइड होगा कि सड़कों की सफाई कौन करेगा, कैसे डिसाइड होगा कि पुलिस किसके अंदर आएगी, कैसे डिसाइड होगा कि बैंक, मनी, करेंसी किसके अंदर आएगा? इस चीज का जवाब आपको सोशल साइंस देता है कि आपकी जो साफ सफाई वाली म्युनिसिपैलिटी होती है वो लोकल गवर्नमेंट के पास आती है, पुलिस जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास आती है, और बैंक, करेंसी, मनी, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के पास आती है। आप जैसे यहां से थोड़ा और आगे बढ़े तो आपने देखा कुछ लोग गाय माता की पूजा कर रहे हैं, कुछ लोग बरगद के पेड़ की पूजा कर रहे हैं, कुछ लोग नदियों की पूजा कर रहे हैं। क्यों भारत देश के अंदर पर्वत, नदियां, जानवर, पत्थर, हर चीज में हमें भगवान बसते हैं? इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट था?
ये चीज का जवाब देता है आपको सोशल साइंस। यही नहीं, ऐसे बहुत सारे अनगिनत क्वेश्चन हैं जिनका जवाब आप, जिनको समझाने में आपकी मदद करता है सोशल साइंस। जैसे कि सबसे पहले मैंने बताया कि क्यों कुछ सिटीज जो होती हैं वो क्राउडेड होती हैं, लाखों करोड़ों की पॉपुलेशन है दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में। वहीं कुछ सिटीज जो होती है वहां पे बहुत कम लोग रहते हैं, इन बिन 3 लोग रहते हैं। सोशल साइंस हमें इस बात को समझाने में मदद करता है कि जहां सोर्सेज होंगे, जहां डेवलपमेंट होगा, वहां लोग ज्यादा होंगे, और जहां ये सब चीजों का अभाव होगा, एब्सेंट होंगी ये सारी चीजें, वहां पे लोग कम होंगे। सोशल साइंस हमें बताता है कि किस तरीके से सोसाइटी में अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। अगर आप इंडिया के साउथ में चले जाएं, कर्नाटका में कन्नड़ा बोली जाती है, केरला में मलयालम बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल, और आपके तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। कितनी सारी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस है इंडिया में। कैसे ये लैंग्वेजेस आई, क्या लोगों ने किया अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए, ये सारी चीजों का ज्ञान आपको सोशल साइंस देता है दोस्तों। इसके अलावा बताया गया है कि किस तरीके से कुछ रीजन जो होते हैं वो फार्मिंग पर डिपेंड करते हैं, जहां पे पानी अवेलेबल है, जहां की मिट्टी फर्टाइल है, जहां से लोगों का आना जाना आसान होता है, लोग वहां फार्मिंग करते हैं। लेकिन जहां ये सब चीजें एब्सेंट होती है, वहां के लोग इंडस्ट्री और ट्रेड के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। सोशल साइंस आपको इस चीज का जवाब देता है कि किस तरीके से गवर्नमेंट डिसीजंस तक पहुंचती है, किस तरीके से एक लॉ बनता है, क्या रोल होता है लोकसभा का, क्या रोल होता है राज्यसभा का। ये सारी चीजें आपको सोशल साइंस बताता है, क्योंकि गवर्नमेंट के डिसीजन पे मिलियंस ऑफ लोगों की लाइफ डिपेंडेंट होती है। और लास्ट आपकी एनसीईआरटी में बताया गया है कि व्हाई सर्टेन रीजन्स आर मोर प्रोन टू फ्लड। अगर आप सोशल साइंस की ज्योग्राफी में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ इलाकों में बाढ़ आती है तो कुछ इलाकों में सूखा पड़ता है। क्यों कुछ इलाकों में ज्यादा बारिश होती है, क्यों कुछ इलाकों में कम बारिश होती है, इस चीज का जवाब दोस्तों आपको सोशल साइंस देता है। यानी कि ठीक है, अगर आप फिजिक्स पढ़ते हो तो उसमें पता चल जाता है कि पुश करने पे चीज आगे जाती है, पुल करने पे पास आती है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो समझ में आता है कि हां सारी चीजें घूम फिर के इलेक्ट्रॉन्स पे आती है। अगर आप मैथ्स पढ़ते हो तो समझ में आता है हां 2+2 4 होता है। लेकिन इससे बड़े चीजों के बारे में अगर हम बात करें, लाइफ की हर चीज के बारे में हम बात करें, तो उसका जवाब आपको सिर्फ सोशल साइंस में मिलेगा। हाँ मुझे मालूम है मेरे ये स्टेटमेंट बोलने के बाद कमेंट सेक्शन में मुझे साइंस और मैथ्स वाले पेलने वाले हैं, लेकिन ठीक है चलता है इतना। तो अगला टॉपिक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, इस चीज से एक बात तो क्लियर हो गई है कि सोसाइटी डज नॉट फंक्शन ऑन चांस। तुक्के से सोसाइटी नहीं चल रही है, तुक्के से इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं हुई, तुक्के से हम लोगों ने एग्रीकल्चर करना शुरू नहीं किया, तुक्के से आज देश डेवलप होना नहीं शुरू हो गया। इन सब चीजों के पीछे प्रॉपर स्टडी है, इन सब चीजों के पीछे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी काम कर रही है, और इन सब चीजों को समझाया जाता है प्रॉपर रीजनिंग के द्वारा, विच इज सोशल साइंस। अब आपकी एनसीईआरटी से, जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारे बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर ये चैप्टर हमारी स्कूल एग्जाम में नहीं आने वाला है। वहीं बहुत सारे बच्चों ने कहा कि नहीं सर आने वाला है। तो मैं आपको एक क्लियर बात बता देता हूं कि इस चैप्टर के इस वन शॉट से ना केवल पूरी थ्योरी में आपकी कवर करा दूंगा, आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को भी मैं यही डिस्कस करके जाऊंगा। पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में यह बन सकता है, हाउ डज सोशल साइंस हेल्प इन एवरीडे लाइफ, एक्सप्लेन विद 3 एग्जांपल। तो मैंने यहां पे आपको सबसे पहली बात बताई है एग्रीकल्चर से, कि सोशल साइंस में आप जब ज्योग्राफी डिसिप्लिन पे चले जाते हो तो उसमें पता चलता है कि किस तरीके से एग्रीकल्चर होता है, कैसे कोई क्रॉप उगाई जाती है, उस क्रॉप को उगाने के लिए कौन सी सॉइल चाहिए, कैसा क्लाइमेट चाहिए, और ये फूड जो है वो हमारी एवरीडे लाइफ से रिलेटेड है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात बताता है कि सोशल साइंस बताता है कि किस तरीके से गवर्नमेंट काम करती है, किस तरीके से गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट के काम बटे हुए हैं। मोदी जी का क्या काम है, योगी जी का क्या काम है, अरे आपके सिटी के मेयर का या आपके गांव के सरपंच का क्या काम है, ये सारी की सारी चीजें आपको सोशल साइंस बताता है। सोशल साइंस ये बताता है कि बहुत पहले लोगों को पता चल गया था कि मानव इस नेचर को बर्बाद करके रख देगा, लेकिन अगर हम हर चीज में भगवान बसा दें, गाय हमारी माता हो जाए, गंगा हमारी मैया हो जाए, मानसरोवर पर्वत की हम पूजा करें, वहीं पेड़ों की हम लोग आगे अगरबत्ती लगाएं,
तो अगर उसमें हमें भगवान दिखने लगेंगे तो हम उसको हानि नहीं पहुंचाएंगे। इसीलिए बहुत पहले सेक्रेड ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट लेकर आए कि नेचर में भगवान बसाओ, तुम में मुझ में भगवान बसाओ। अब आपकी एनसीईआरटी का अगला टॉपिक यह आ जाता है कि अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी थ्रू टाइम एंड ट्रेडिशन। देखिए, जो हमारी सोसाइटी है वो लगातार चेंज होती जाती है। अगर आप बहुत पीछे चले जाएं तो अर्ली ह्यूमंस हुआ करते थे, स्टोन एज, पत्ते लपेट के रहते थे। एक दिन उन्होंने दो पत्थर को ऐसे खस के चिंगारी निकाल दी, उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट अनलॉक हो गया। एक दिन उन्होंने टायर बना दिया। लेकिन वो लोग एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाके रहते थे। ये अर्लियर पीपल्स होते थे, ये जानवरों को मार के जिंदा रहते थे, ये खाने को गैदर करके जिंदा रहते थे। एक जगह गए, वहां का खाना खाया, वहां का पानी पिया, जब सब खत्म हो गया, चीज गंदी हो गई, तो दूसरी जगह जाके रहने लगे। नोमैड्स कहा जाता था। लेकिन किस तरीके से सोसाइटी अर्ली पीपल से इस तरफ आई, जहां हमने डिसाइड किया कि बहुत हुआ एक जगह से दूसरी जगह जाना, अब हम हमारी क्रॉप्स उगाएंगे, अब हम लोग जानवरों को डोमेस्टिकेट करेंगे, अब हम लोग गांव बनाएंगे, टाउन्स बनाएंगे। लेकिन आपको पता है, यहां से यहां जाने में हजारों सालों का वक्त लगा। और यही चीज बताई गई है कि ह्यूमन सोसाइटी कंटिन्यूअसली चेंज होती है, लेकिन ग्रेजुअली होती है, धीमे धीमे होती है। आज हम लोग किस तरीके से घूम घूम के नहीं रहते, अब हम नोमैड्स नहीं रहे। आज हम लोग विलेजेस, आज हम लोग टाउन्स और सिटीज में रहने लगे हैं। और ये इसी इवॉल्वमेंट के कारण हुआ क्या है। अब अगर हमारी सोशल साइंस की बात करें, अब अगर आप इंडिया की बात करें, तो इंडिया की हिस्ट्री में सोशल साइंस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पहले से बताई हुई है। जब ये सोशल साइंस एज ए सब्जेक्ट एग्जिस्ट भी नहीं करता था, तब हमारे कल्चर में, हमारे ट्रेडिशन में ऐसी बहुत सारी चीजें बता के चले गए। उसमें से पहली चीज जो थी दोस्तों, वो है पंच महाभूतास। व्हाट डू मीन बाय पंच महाभूतास? पंच का मतलब होता है पांच। पंच महाभूतास ये बताता है, ये एक इंडियन फिलॉसफी का कॉन्सेप्ट है कि नेचर जो है वो पांच चीजों से मिलकर बना है। सर कौन सी पांच चीजें? इन पांच चीजों के अंदर आता है दोस्तों अर्थ, इसके बाद आता है एयर, इसके बाद आता है वाटर, इसके बाद आता है आपका अग्नि, और इसके बाद आता है आपका स्पेस। ये पांच चीजों को मिला के हमारी नेचर बनी है। साथ ही साथ पंच महाभूतास ये बात कहता है कि ह्यूमन और नेचर दोनों इंटरकनेक्टेड है, बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है ह्यूमन और नेचर। हम नेचर पे हर चीज के लिए डिपेंडेंट है। आज यही तो इकोसिस्टम बताता है कि इकोसिस्टम की डेफिनेशन यही कहती है कि नेचर के अंदर मौजूद बायोटिक यानी लिविंग चीजें और एबायोटिक यानी नॉन लिविंग चीजें, ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। और यही चीज यहां पे बताई गई है कि ह्यूमंस एंड नेचर्स आर इंटरकनेक्टेड भी चीज है। अब मैं आपको ये वाली पंच महाभूतास वाली बात और ये पूरा की पूरा स्टेटमेंट एक एग्जांपल से समझाता हूं। सेटलमेंट की अगर हम बात करें, नेचर पे ह्यूमंस डिपेंडेंट होते हैं। अगर आपकी नेचर पहाड़ी है तो पहाड़ों पे रहना मुश्किल है, वहां तक पानी ले जाना, बिजली ले जाना मुश्किल है, तो वहां पे बहुत ही स्कैटर्ड सेटलमेंट है, इन बिन तीन लोग रह रहे हैं। लेकिन अगर आपका नेचर प्लेन है तो वहां पे लाखों करोड़ों लोग रह रहे हैं। अगर आप आर्किटेक्चर की बात करें, आप लोगों ने सबने सुना होगा कि यूरोप में हीट वेव्स आई हुई है। मैंने एक दिन गूगल पे जाके सर्च किया हीट वेव कितना टेंपरेचर हो रहा है यूरोप में, पता चला 41 डिग्री सेल्सियस। मैंने कहा 41 डिग्री सेल्सियस को तुम लोग हीट वेव कह रहे हो? आज से 8 साल पहले मेरी बहन की शादी हुई थी, उस दिन 50 डिग्री सेल्सियस था। राजस्थान के कुछ इलाकों में चले जाओ तो टेंपरेचर इससे भी आगे हो जाता है। तो यूरोप में 41 में हीट वेव कैसे डिक्लेयर हो गई? क्योंकि यूरोप का आर्किटेक्चर ऐसा है, घर इस तरीके से बनाए जाते थे जो एक्सट्रीम कोल्ड के लिए थे। अब आ गई है एक्सट्रीम हीट, उनके घरों में हवा आने की जगह ही नहीं है। ऐसे में 40-41 डिग्री सेल्सियस भी बहुत ज्यादा होता है। क्या तुम्हारे और मेरे घर में हम बिना पंखे के कोई भी कमरा इमेजिन कर सकते हैं? लेकिन यूरोप में यह नॉर्म था, किसी के घर में पंखे नहीं होते थे क्योंकि वहां तो ठंड होती थी। इसके अलावा बताया गया है ऑक्यूपेशन। आप इंसान और नेचर डिपेंडेंट है, इस बात का बेहतरीन एग्जांपल है उसके ऑक्यूपेशन से पता चलता है। अगर आपके नेचर में एलुवियल सॉइल जो कि फर्टाइल होती है, अगर आपके नेचर में नदियां हैं, तो आप
एग्रीकल्चर करोगे, आपका ऑक्यूपेशन होगा एग्रीकल्चर, या आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई काम करोगे। लेकिन अगर आपके वहां एरिड सॉइल है जो कि फर्टाइल नहीं होती है, आपके वहां कोई नदी नहीं है, तो तुम चाह के भी एग्रीकल्चर का ऑक्यूपेशन नहीं करोगे। तब तुम कुछ और सोचोगे कि टूरिस्ट को ले आऊंगा, सैंड ड्यून्स के ऊपर एटीवी चलवा लूंगा, तब आपका ऑक्यूपेशन कुछ और होगा। फूड हैबिट्स, अगर आप इंडिया के साउथ में चले जाएं तो आप देखेंगे कि वहां के जो लोग हैं, वहां के लोग ज्यादातर चावल रिच डाइट लेते हैं। हर चीज में चावल है, चाहे वो डोसा बने, चाहे वो इडली बने, हर चीज के अंदर चावल है। लेकिन अगर आप इंडिया के नॉर्थ में चले जाएं तो यहां पे गेहूं वाली डाइट ली जाती है। इसके अलावा आ गया हेल्थ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जहां पे अगर इन्वायरमेंट साफ सुथरा है तो वहां के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होती है, ज्यादा जीते हैं, हेल्दी लाइफ जीते हैं। वहीं अगर आप दिल्ली आ जाइए तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों की कम होती जा रही है, क्योंकि पॉल्यूशन इतना है एनवायरमेंट के अंदर। तो ये कॉन्सेप्ट है पंच महाभूतास का, और इसने उस टाइम पे बता दिया था कि नेचर 5 चीजों से बनता है, पृथ्वी, वाटर, फायर, स्पेस और एयर, और किस तरीके से ह्यूमंस और नेचर इंटरकनेक्टेड है। दूसरी चीज वासुदेव कुटुंबकम, जो हमारे बहुत पहले से ये चीजें हमारे वहां लिखी जा रही है। वासुदेव कुटुंबकम का लिटरल मीनिंग होता है द वर्ल्ड इज वन फैमिली, पूरा संसार एक परिवार। हम नहीं कहते हैं कि बॉर्डर के उस पार वाले पाकिस्तान, इस पार वाले इंडिया। हम नहीं कहते हैं कि जिनकी आंखें छोटी हैं वो साउथ ईस्ट एशिया के हैं, और जिनकी आंखें ठीक है या फिर बड़ी हैं वो बाकी एशिया के पार्ट है। हम नहीं कहते कि किसी की स्किन का कलर व्हाइट है तो किसी की स्किन का कलर ब्लैक है, तो इस हिसाब से उनको बांट दो। वासुदेव कुटुंबकम कहता है द वर्ल्ड इज वन फैमिली, हम सब एक परिवार है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। हम सब एक परिवार हैं दोस्तों। तो यहां पे यही बात बताई गई कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर इंटरकनेक्टेड, सबसे पहली चीज। दूसरी बात बताई गई है कि डिफरेंट कल्चर शुड लिव टुगेदर पीसफुली। भारत इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है। हमारे देश के अंदर आपको हिंदू, मुस्लिम, हर रिलीजन के लोग मिल जाएंगे। हिंदी, तमिल, तेलुगु, हर लैंग्वेज बोलने वाले लोग मिल जाएंगे। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, हर तरीके की डाइट वाले लोग मिल जाएंगे। ये इस बात का प्रमाण है कि डिफरेंट कल्चर के लोग एक साथ पीसफुली रह सकते हैं। इसके अलावा बताया गया है कोऑपरेशन इज एसेंशियल फॉर सोसाइटी। एज अ सोसाइटी अगर आप रहना चाहते हो और एक डाइवर्स सोसाइटी की तरह रहना चाहते हो तो कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा। कुछ आपको अपनी बात बतानी होगी, कुछ बाकी की बात सुननी होगी। कुछ आपके रिलीजन की बातें अच्छी होंगी, कुछ दूसरे के रिलीजन की बात अच्छी होंगी। हमें सेल्फिश ना होते हुए कोऑपरेट होकर रहना पड़ेगा, कोऑपरेटिव नेचर के साथ रहना पड़ेगा, तभी ऐसा सोसाइटी हम लोग एग्जिस्ट कर पाएंगे। इसके अलावा लास्ट चीज जो ये बताता है कि सोशल साइंस जब सब्जेक्ट था भी नहीं तब से भारत में सोशल साइंस की इंपॉर्टेंस थी, और इस बात को बताता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। मेरी जान एक बात मैं तुम्हें यह क्लियर कर दूं कि अगर आप कौटिल्य बोले या आप चाणक्य बोले, दोनों सेम लोग हैं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, आप ऐसे बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये चाणक्य है, लेकिन चाणक्य और कौटिल्य दोनों सेम है। इन्होंने, इनकी अगर हम बात करें तो कौटिल्य की बात करें तो कौटिल्य बेसिकली आपको पता होगा 2 एंशिएंट यूनिवर्सिटी थी। उसमें से एक थी तक्षशिला और एक थी दोस्तों नालंदा। अगर आप तक्षशिला की बात करें तो आज जहां मॉडर्न डे पाकिस्तान मौजूद है वहां तक्षशिला हुआ करती थी, और अगर आप नालंदा की बात करें तो जहां आज मॉडर्न डे बिहार मौजूद है वहां नालंदा यूनिवर्सिटी थी। चाणक्य ऑल्सो नोन एज कौटिल्य तक्षशिला के बहुत बड़े स्कॉलर थे। इनके पास बहुत ज्ञान था, इनको ऑपरेशंस करने आते थे, इनको युद्ध नीति के बारे में पता था, इनको पता था कि कैसे राज्य चलाया जाता है, सब कुछ पता था। तो ऐसा माना जाता है कि एक बार कौटिल्य एक राजा के पास गए, नंदा किंग, और उनसे कहा कि कुछ हेल्प मांगी, लेकिन उन्होंने उनको डिसरिस्पेक्ट करके भगा दिया। उस दिन चाणक्य ने डिसाइड कहा और उनको श्राप दिया कि मैं अब अपने बाल नहीं बंद करूंगा जब तक मैं तुम्हारे पूरे साम्राज्य को नेस्तनाबूत नहीं कर दूंगा। यह श्राप देके कौटिल्य वहां से चल दिए। तभी इनको चंद्रगुप्त मौर्य मिले। चंद्रगुप्त मौर्य अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे, बहुत छोटे थे। कौटिल्य ने उनको एडॉप्ट किया और अपने साथ तक्षशिला ले गए।
जहां उनको सब कुछ सिखाया, तलवारबाजी कैसे करी जाती है, युद्ध नीति क्या होती है, ऐसे राजा कैसे बना जाता है। और उसके साथ वो आए और जिस डायनेस्टी को बर्बाद करने की, खत्म करने का इन्हें प्रण लिया था, उनके साथ मिलके, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलके उन्होंने उसको खत्म कर दिया। और इस तरीके से मौर्यन एम्पायर की शुरुआत हुई। यह कहानी तो बहुत सारे लोगों ने आपको सुनाई होगी, आपको पता भी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कौटिल्य और चाणक्य का अंत कैसे हुआ था? यह बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो हुआ यह कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य के जब करियर का एंड चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं बुद्धिज्म में कन्वर्ट होने जा रहा हूं। और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के कर्नाटक चले गए कि मैं वहां जा रहा हूं, मैं वहां समाधि ले लूंगा। वो वहां गए, उन्होंने फास्ट अनटू डेथ किया, और चंद्रगुप्त मौर्य भूख और प्यास सब कुछ छोड़ के उन्होंने समाधि ले ली, उनकी डेथ हो गई। कौटिल्य अभी भी मौर्यन एम्पायर में एज अ मिनिस्टर सर्व कर रहे थे। तो हुआ यह था कि जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे, तो कौटिल्य को यह बात पता थी कि चंद्रगुप्त मौर्य को कोई भी मारने की, जहर देने की कोशिश कर सकता है। तो कौटिल्य रोज थोड़ा थोड़ा जहर उनके खाने में मिलाते थे, ताकि चंद्रगुप्त मौर्य रोज अगर थोड़ा थोड़ा जहर खाएंगे तो उनकी बॉडी इम्यूनिटी बना लेगी जहर के प्रति, और असल में जब उनको जहर दिया जाएगा तो उनको उसकी बॉडी पर असर ही नहीं पड़ेगा। तो रोज उनके खाने में थोड़ा जहर मिलाया जाता था। एक दिन चंद्रगुप्त मौर्य के खाने में कौटिल्य ने जहर मिलाया, और यह खाना चंद्रगुप्त मौर्य को खाना था, लेकिन वो खाना उनकी प्रेग्नेंट वाइफ ने खा लिया। जैसे उनने खा लिया, उनको बहुत तेज पेट में दर्द होने लगा। कौटिल्य भागे भागे आए कि मैं इनका ऑपरेशन कर देता हूं, मैं तो ज्ञानी हूं। कौटिल्य ने बच्चे को बाहर निकाला, बच्चा तो बच गया, लेकिन मां की उसमें मृत्यु हो गई। बच्चे के माथे पे एक जहर का बिंदु रह गया, इसलिए उस बच्चे का नाम पड़ा बिंदुसारा। जब बिंदुसारा बड़ा हुआ, जब उसके पिताजी ने समाधि ले ली, तो बिंदुसारा राजा बना। और बिंदुसारों को पता है कि तुम्हारी मां का हत्या कौटिल्य ने करी, उनकी पूरी कहानी बता दी। और फिर बिंदुसारा ने कौटिल्य को मरवा दिया। तो ये एक हिस्टोरिकल अकाउंट है दोस्तों कौटिल्य का, यानी कि चाणक्य का। कौटिल्य ने अपने टाइम पे एक बहुत ही तगड़ी किताब लिखी थी, जिसका नाम था अर्थशास्त्र। उस टाइम की किताब के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाना चाहिए, कैसे एक राज्य चलाया जाता है, कैसे टैक्सेशन पॉलिसी होनी चाहिए, कैसे लोगों से टैक्स लो, किस तरीके से इकोनॉमी काम करती है, किस तरीके क्या क्या रूलर की ड्यूटी होती है, और पब्लिक वेलफेयर के लिए एक राजा को क्या क्या करना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखी हुई थी। देखा आपने, जब सोशल साइंस एज अ सब्जेक्ट एग्जिस्ट भी नहीं करता था, तब कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने, वासुदेव कुटुंबकम ने और पंचमहाभूताज ने यह प्रूव करके बता दिया था कि यह सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूं, इस क्वेश्चन का जवाब मैं नहीं दूंगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको बताना है कि किसने अर्थशास्त्र किताब लिखी है। इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता है। पॉज द वीडियो एंड आंसर इन द कमेंट सेक्शन दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक आ जाता है सोशल साइंटिस्ट लोग कौन होते हैं। भाई सोशल साइंटिस्ट को आप एक डिटेक्टिव की तरह समझें। जैसे एक डिटेक्टिव होता है ना, जो आके चेक करता है किसने चोरी करी, किसने मर्डर किया, उसी तरीके से सोशल साइंटिस्ट भी एक तरीके से डिटेक्टिव्स होते हैं। लेकिन ये मर्डर और थेफ्ट को नहीं इंक्वायर कर रहे होते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये डिसाइड कर रहे होते हैं, ये पता कर रहे होते हैं कि कैसे लोग रहते हैं, कब से लोग यहां रह रहे हैं, क्या लोग काम करते हैं, कैसे उन लोगों को गवर्न किया जाता है। कहीं राजा है तो कहीं डिक्टेटर है तो कहीं प्राइम मिनिस्टर है। कैसे लोग ट्रेड कर रहे हैं, कब से लोग ट्रेड कर रहे हैं, जब पैसा नहीं था तब वो कैसे ट्रेड करते थे, कैसे लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे लोग एक दूसरे के दोस्त बने तो कैसे कोई एक दूसरे का दुश्मन बना। तो ये सारी चीजों को स्टडी करने वाले जो लोग होते हैं उनको सोशल साइंटिस्ट कहा जाता है। भाई मार्केट में 4 तरीके के सोशल साइंसेस होते हैं। पहले वो जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्टोरियंस, जो आपको बताते हैं कि पुराने महाराजाओं की क्या कहानी थी, किसने कौन सा बैटल लड़ा, वो उसको स्टडी करके बताते हैं। दूसरे वो होते हैं जो इकोनॉमी को स्टडी करते हैं, जिन्हें इकोनॉमिस्ट कहा जाता है। तीसरे वो होते हैं जो पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करते हैं, इन्हें पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहा जाता है। और लास्ट वो होते हैं जो ज्योग्राफी को स्टडी, जिन्हें ज्योग्राफर्स कहा जाता है।
बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, इवन बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं भारत देश के अंदर जिनको जियोग्राफी और जियोलॉजी में तक डिफरेंस नहीं पता है। जियोलॉजी में आप अर्थ और अर्थ के इंटीरियर की पढ़ाई करते हो, कोर, मेंटल, क्रस्ट, ये सब की पढ़ाई करते हो, पत्थरों की पढ़ाई करते हो। तो जब आप अर्थ के इंटीरियर की पढ़ाई करते हो तो उसे जियोलॉजी कहते हैं। लेकिन अर्थ की सरफेस पे मौजूद जब आप हर चीज की पढ़ाई करते हो, नदियां, पर्वत, ये एटमॉस्फेयर, इन सब चीजों की जब आप पढ़ाई करते हो तो उसे जियोग्राफी कहा जाता है। जियोग्राफी के जो स्कॉलर्स होते हैं उन्हें जियोग्राफर्स कहा जाता है, और जियोलॉजी के जो स्कॉलर्स होते हैं उन्हें जियोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो एक सोशल साइंटिस्ट, चाहे वो हिस्टोरियन हो, इकोनॉमिस्ट हो, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हो या जियोग्राफर हो, वो कैसे स्टडी करता है? सर क्योंकि आपने कहा ये डिटेक्टिव की तरह होते हैं, डिटेक्टिव लोग तो सबूत इकट्ठा करते हैं, ये क्या करते हैं सर? अगर हम इनकी बात करें तो ये ऑब्जर्वेशंस करते हैं, ये इंटरव्यूज को देखते हैं, ये सर्वेस करते हैं, ये डॉक्यूमेंट का कंपैरिजन करते हैं। इन सब चीजों का इस्तेमाल करके, टाइम का एविडेंस चीजों को इकट्ठा करके सोशल साइंटिस्ट जो होते हैं वो एक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। अब मैं आ जाता हूं यहां पे दोस्तों, यहां पर एक बहुत ही बढ़िया तरीके से बताता हूं कि किस तरीके से किसी भी चीज को समझने के लिए कोई एक सब्जेक्ट से काम नहीं हो सकता। ठीक है, यहां पर एक व्यक्ति है, इनका नाम है सिद्धू भाऊ शिंदे। सिद्धू भाऊ शिंदे जो हैं ये महाराष्ट्र के इस वाले इलाके में रहते हैं, महाराष्ट्र के इस वाले इलाके में रहते हैं। अब मैं आपको एक राज की बात बताता हूं कि महाराष्ट्र की अगर हम बात करें मेरी जान, तो महाराष्ट्र में इस इलाके में बारिश कम होती है, इस इलाके में बारिश ज्यादा होती है। और इसका सिंपल सा रीजन है इन दोनों के बीच मौजूद वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जब यहां से बादल आते हैं तो वो वेस्टर्न घाट से टकराते हैं और वो यहीं बरस जाते हैं। इसको कहा जाता है विंडवर्ड साइड, जहां बारिश होती है। लेकिन जब बादल यहां तक जाते हैं तो उनके पास पानी नहीं होता है, तो जहां बारिश नहीं होती है उसे कहते हैं लीवर्ड साइड। सिद्धू भाऊ शिंदे लीवर्ड साइड में रहते हैं, इसीलिए इनके वहां बारिश कम होती है। तो हम कह सकते हैं कि सिद्धू भाऊ शिंदे के वहां बारिश कम होती है, और इसका जवाब आपको दिया जियोग्राफी ने। ज्योग्राफी ने बता दिया वाई सिद्धू भाऊ शिंदेज एरिया इज वाटर स्कार्सिटी। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं सिद्धू भाऊ शिंदे के वहां मैंने आपको बताया बारिश की कमी है, बहुत गर्मी रहती है रे बाबा। तो सिद्धू भाऊ शिंदे अपने झोपड़ी के ऊपर गोबर का लेप लगा रहे हैं। ये जो गोबर का लेप यहां लगाया जा रहा है, जानते हैं क्यों लगाया जा रहा है? ये इसलिए लगाया जा रहा है दोस्तों क्योंकि हिस्टोरिकली हमें हमारे ट्रेडिशन से बात पता चली है कि गोबर का लेप लगाने के बाद आपका घर जो होता है वो ठंडा रहता है। यह चीज हमें हमारे कल्चर से पता चली है, क्योंकि सिद्धू भाऊ शिंदे के वहां बारिश कम होती है, गर्मी ज्यादा होती है। अक्सर सूखा पड़ने के कारण इनकी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, जिसके कारण ये और इनका परिवार पॉवर्टी में जा रहा है, कर्जा होता जा रहा है। और ये सारी चीजें हमें बताती है इकोनॉमी। सिद्धू भाऊ शिंदे इतने गरीब हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, एक दिन उनके एरिया का एमएलए उनके पास आता है, कहता है ये अनाज ले लीजिए, 5,000 रुपए ले लीजिए। तो क्यों ये एमएलए इनके पास आया, एमएलए को इनसे क्या फायदा है, यह चीज बताता है पॉलिटिकल साइंस। यह चीज बताता है पॉलिटिकल साइंस। लेकिन ये एड जो है, ये मदद जो है, ये सिद्धू भाऊ शिंदे के लिए काफी नहीं है। आखिरकार सिद्धू भाऊ शिंदे ने एक दिन अपने परिवार के साथ डिसाइड किया कि वो शहर चले जाएंगे, शहर में जाके कोई छोटा मोटा काम कर लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, ऐसे तो इनका काम नहीं चल पाएगा। ये माइग्रेशन की कहानी हमें हमारी सोसाइटी में पता चलता है, सोशियोलॉजी में पता चलता है। तो आपने देखा कि एक सब्जेक्ट से, केवल हिस्ट्री से काम नहीं हो सकता था, केवल ज्योग्राफी से काम नहीं हो सकता था। इसीलिए एज अ सब्जेक्ट सोशल साइंस को हमने अलग अलग डिसिप्लिन्स में तोड़ रखा है। आपको सोशल साइंस के अंदर ज्योग्राफी मिलेगा, आपको हिस्ट्री मिलेगा, आपको पॉलिटिकल साइंस मिलेगा, आपको इकोनॉमिक्स मिलेगा। ये तो रही 9-10 तक की बात। अगर आप 11-12 में ह्यूमैनिटीज ले लेते हो तो वहां पे आपको सोशियोलॉजी देखने को मिलेगा, साइकोलॉजी देखने को मिलेगा, एंथ्रोपोलॉजी देखने को मिलेगा, फिलॉसफी देखने को मिलेगा। अब आपने देखा, मैंने ये इमेजेस के माध्यम से आप लोग को समझाने की कोशिश करी।
मैं अक्सर बच्चों से कहता हूं कि बच्चों आपकी पढ़ाई में थोड़ा सा मॉडर्न टच होना जरूरी है। केवल मैंने इस एआई जनरेटेड इमेज से आपको कितनी डिटेल में, कितनी डीप में एक नॉलेज दे दिया। तो एज अ टीचर तो मैं ये फोटोज वगैरह जनरेट कर पा रहा हूं जेमिनाई से। आपको भी स्टूडेंट्स होने के नाते गूगल का जेमिनाई इस्तेमाल करना चाहिए, एआई टूल इस्तेमाल करने चाहिए। मैंने आप लोगों की एक हेल्प के लिए बहुत बढ़िया चीज करी है दोस्तों। अगर आप जेमिनाई पे जाएं, ये आपके सामने जेमिनाई है, ठीक है, और अगर आप जेमिनाई पे जाके दोस्तों इस तरीके से एक पेस्ट करके आप एक पूरा एक इस तरीके का प्रॉम्प्ट लिख देते हैं, और इस प्रॉम्प्ट को लिखने के बाद बस आपको क्या करना है, यहां पे अपने चैप्टर का नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। और जैसे ही आप एंटर दबाएंगे जेमिनाई पे, तो आपको बस कुछ सेकंड्स का वेट करना है, 5 से 7 सेकंड्स का वेट करना है, और आपके सामने दोस्तों इतना वेट करने के बाद एक जेमिनाई बहुत ही क्रिएटिव ढंग से, बहुत ही बढ़िया ढंग से आप लोगों के लिए दोस्तों एक माइंड मैप बना के दे देगा। तो आपके सामने एक इस तरीके का माइंड मैप बन के आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आपको क्या करना है, बस ये माइंड मैप लेना है, ये A4 साइज में है। आपको इसमें आपके चैप्टर का नाम और उसकी सारी चीजें, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, डायग्राम है, सब आपको इसमें फ्लो चार्ट के रूप में मिल जाएगी। आप बस इसका प्रिंट आउट निकालिए और अपनी स्टडी टेबल के ऊपर पेस्ट कर दीजिए। ये पूरा की पूरा डिटेल्ड प्रॉम्प्ट जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से बस कॉपी करिए और जेमिनाई पे जाके पेस्ट करिए। बस आपको चैप्टर का नेम एडिट करना होगा, बाकी सब कुछ। चलिए वापिस से हम लोग हमारे चैप्टर पे आ जाते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोशल साइंस के अलग अलग डिसिप्लिन होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी जो हमें 9th 10th में पढ़ना है, आइए उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री हमें ह्यूमन पास्ट के बारे में बताती है, स्टोन एज से लेकर आपके ब्रोंज एज तक, फिर ब्रोंज एज के बाद आपके मौर्यन एम्पायर, फिर मुगल्स, ये सब के बारे में बताती है। इसके अलावा ये हमें इवेंट्स के बारे में बताती है, कौन सा इवेंट कब हुआ, किसने किस पे हमला करा, कौन सा बैटल कब हुआ। इसके अलावा ये हमें लोगों के बारे में बताती है कि वहां के लोग कैसे थे, यहां के लोग कैसे हैं। हमें कल्चर्स के बारे में बताती है, हमें सिविलाइजेशंस के बारे में बताती है, उन सिविलाइजेशंस के बारे में जो आज एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लेकिन आज से हजारों साल पहले हुआ करती थी। यह हमें बताती है कि कैसे सोसाइटी चेंज होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जो हिस्टोरियंस होते हैं वो हमें ये सारी चीजें समझने में मदद करते हैं। इसके लिए ये लोग इंस्क्रिप्शंस का इस्तेमाल करते हैं। इनको बहुत सारे सबूत मिले हैं, जैसे कि पिरामिड्स के अंदर इनको ममीज मिली हैं, इनको केव पेंटिंग्स मिली हैं, इनको फॉसिल्स मिले हैं। इन सारी चीजों से हिस्टोरियंस कंक्लूजन तक पहुंच पाते हैं और हमें इंफॉर्मेशन दे पाते हैं। हिस्ट्री के बाद आते हैं हम पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस ये बताता है कि किस तरीके से गवर्नमेंट बनती है, कितनी टाइप की गवर्नमेंट होती है, कौन सी गवर्नमेंट के पास कौन सी पावर होती है, यूनियन गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, लोकल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे बना कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, इसमें हमारे क्या राइट्स लिखे हैं, लॉज कैसे बनते हैं, क्या रोल होता है लोकसभा का, राज्यसभा का, कैसे अलग अलग पब्लिक इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, पब्लिक के पास कौन कौन से राइट्स होती हैं। ये सारी की सारी चीजें हमें पॉलिटिकल साइंस बताता है, जिसे आप लोग सिविक्स भी कहते हो। इसके बाद अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि किस तरीके से चीजों के प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं, कभी महंगाई होती है तो कभी सस्ताई होती है, कभी इन्फ्लेशन होता है तो कभी डिफ्लेशन होता है। मार्केट किस तरीके से काम करता है, स्टॉक मार्केट किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से इंप्लॉयमेंट डिपेंड करता है, अलग अलग सेक्टर में लोग काम करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, बिजनेस कैसे होते हैं, ट्रेड कैसे होते हैं, लोगों की इनकम पे उनकी डेवलपमेंट से क्या लेना देना होता है, और लास्ट गवर्नमेंट की पॉलिसीज कितनी इंपॉर्टेंट होती है देश से गरीबी मिटाने के लिए। वहीं अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में हमें पता चलता है कि अर्थ के बारे में हम स्टडी करते हैं, अर्थ की सराउंडिंग्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। ज्योग्राफी पढ़ के हमें पता चलता है कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट है, कहां मौजूद है, कौन सी कंट्री कहां मौजूद है, कौन सा पहाड़ कहां मौजूद है। ना केवल कौन सी चीज कहां मौजूद है, ज्योग्राफी हमें बताता है कि भाई किस तरीके से ये चीजें बनी, कैसे पहाड़ बनते हैं, कैसे नदियां बनती हैं, कैसे डेल्टास बनते हैं। तो ज्योग्राफी में
ना केवल हमें फिजिकल फीचर्स के बारे में पता चलता है जैसे माउंटेन, रिवर्स, क्लाइमेट और फॉरेस्ट, ज्योग्राफी से हमें ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में भी पता चलता है। कहां लोग रहेंगे, कहां के लोग फार्मिंग करेंगे, कहां के लोग इंडस्ट्रीज बनाएंगे। अब अगर हम बात करें कि सोशल साइंस से हमें ये सारी चीजें पता चलती हैं, लेकिन अगर हम सोशल साइंस पढ़ते हैं सर, तो हमारा फ्यूचर क्या होगा, हम किस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे। तो यहां पे बताया गया है कि अगर आप सोशल साइंस पढ़ते हैं तो क्लाइमेट चेंज, जिसको हम सब जानते हैं कि किस तरीके से धरती का तापमान बढ़ने से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, कोस्टल एरियाज डूब रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कैसे ओजोन लेयर में छेद हो गया है, यह क्लाइमेट चेंज के बारे में हम पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, इसको सॉल्व कर पाएंगे। अर्बनाइजेशन, जो एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, लोग गांव से शहर आ रहे हैं, सब लोग शहर आ जाएंगे तो कौन खेती करेगा, यह हम सॉल्व कर पाएंगे। माइग्रेशन के प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाएंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाएंगे, जिससे रिसोर्सेस हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए बचेगा। अगर आप सोशल साइंस पढ़ते हैं तो टेक्नोलॉजी का, ग्लोबलाइजेशन का, इन सब चीजों का जवाब आप दे पाएंगे। मैंने आपसे कहा था कि इस एक वन शॉट के अंदर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं मैं वो भी डिस्कस कर दूंगा। एक और बेहतरीन क्वेश्चन ये कहता है कि डिस्क्राइब द रिलेवेंस ऑफ सोशल साइंस इन अंडरस्टैंडिंग सोशल इश्यूज सच एज इनइक्वालिटी, एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन। सोशल साइंस का इस्तेमाल करके 3 वर्ड्स का जो आज प्रेजेंट डे हो रहा है उसको आपको जवाब देना है। पहली चीज है इनइक्वालिटी। अब जैसा कि आप जानते हैं इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं है। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में चले जाएं तो स्किन के कलर के आधार पे वहां पे भेदभाव होता है। इंडिया में आ जाए तो जेंडर के हिसाब से भेदभाव होता है भाई, कई कई जगह लैंग्वेज के आधार पे भेदभाव होता है। तो ये जो इनइक्वालिटी है, ये सोशल साइंस ही आपको अलग करने में मदद करती है। सोशल साइंस इनइक्वालिटी समझाने में मदद करती है। कैसे अमीर घर के बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में जाते हैं, उनकी लाइफ सेट होती है, उनको इंग्लिश बोलना आता है, वो आगे इंटरव्यू आराम से क्रैक कर लेते हैं। गरीब घर के बच्चे उन सरकारी स्कूलों में जाते हैं जिनकी कभी छत भी टपक सकती है उनके ऊपर। तो ये इनइक्वालिटी आपको सोशल साइंस बताता है। इसके अलावा एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन का मतलब होता है कि जब आप किसी एक ग्रुप को या किसी एक इंडिविजुअल को एक्सक्लूड कर देती हो अपॉर्चुनिटीज से, बाकी चीजों से। हिस्टोरिकली हमने देखा किस तरीके से दलित्स जो हुआ करते थे उनको गांव से बाहर रखा जाता था, जस्ट बिकॉज वो छोटे काम करते थे, वो टॉयलेट साफ करते थे, वो झाड़ू पोछा लगाते थे, सड़कें साफ करते थे। गांव के मंदिरों में, गांव के कुओं में उनको एक्सेस नहीं दिया जाता था। उनके बच्चे वो स्कूल नहीं जा सकते थे जहां के बाकी बच्चे स्कूल जाते हैं। उनके एक्सक्लूजन के बारे में हमें सोशल साइंस बताता है, और उनके एक्सक्लूजन के कारण आज उनकी क्या हालत है ये सोशल साइंस बताता है। और लास्ट आ जाता है डिस्क्रिमिनेशन। आज हम दुनिया में देख रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कहीं रिलीजन के नाम पे, कहीं रेस के नाम पे, कहीं कास्ट के नाम पे, कहीं सेक्स के नाम पे, कहीं लैंग्वेज के नाम पे। ये सारी प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करता है सोशल साइंस। ये क्वेश्चन और मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इस क्वेश्चन का जवाब मैं आप लोग को नहीं दूंगा, इस क्वेश्चन का जवाब आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। जिन बच्चे का जवाब सही होगा मैं कोशिश करूंगा कि उसके जवाब को मैं पिन भी कर दूं। दोस्तों यहां पे हमारा पहला चैप्टर अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस पूरी तरीके से समाप्त होता है। मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको यह वन शॉट कैसा लगा। इस एक वन शॉट के अंदर हमने सारी थ्योरी कवर करी, कुछ क्वेश्चंस को भी हमने प्रैक्टिस किया। इसी तरीके से मैं आपके लिए फ्यूचर के भी वन शॉट लेकर आता रहूंगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वन शॉट किस चैप्टर का चाहिए। टिल नेक्स्ट टाइम बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। #सिडसेना साइनिंग ऑफ।